हेलो स्टूडेंट्स, अब हम फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। तो अब इस चैप्टर में क्या है, अब हम एक एग्जांपल लेंगे, शुरू से लास्ट तक चलेंगे और हम सारी एडजस्टमेंट एक ही साथ समझ लेंगे। ठीक है, अब आप समझो, सबसे पहले लेट सपोज मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं और मैं अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता हूं ₹1,00,000। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। कितने रुपए का आया, मैंने बोला 2,00,000 रुपए का कैश आया। ठीक है, आप यहाँ पे देखते जाओ बस। ठीक है, अब मैंने बोला ये कैश, ठीक है, कैश आया एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल आया, तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन आया, क्या कैश आया। और वैसे तो हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट द गिवर। अब गिवर यहाँ पे कौन है, जैसे लेट सपोज मैं नमन हूँ, तो मैंने अपना क्या बोलते हैं कैपिटल दिया है, तो इसे हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे और उसमें लिख देंगे ब्रैकेट में नमन, तो कैपिटल अकाउंट। ठीक है चना, ठीक है ना, और ब्रैकेट में लिख देंगे नमन, तो ये मेरा कैपिटल अकाउंट है। तो ये मेरी जर्नल एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आप ये सबसे बेसिक एंट्री है। अब आप समझो, अब आप ध्यान से समझते रहना धीरे धीरे। अब आप समझो कि ये जो कैश है, इससे मैंने क्या किया, गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज किए, तो मेरी एंट्री क्या हुई। अब आप देखो, सबसे पहले आप ना इससे डिफाइन करो कि कैश क्या है, मेरा एसेट है, तो एसेट है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा, है ना। अब अपन को हर चीज में ऐसे ही करना है। और दूसरा देखो कैपिटल है, ये अब हमारा क्या पे जाएगा, ये भी जाएगा कैपिटल इन बैलेंस शीट। ठीक है, कैपिटल इन बैलेंस शीट। अब हमें हर चीज को ये ऐसे ही डिफाइन करना है। ठीक है, तो कैपिटल इन बैलेंस शीट, है ना, ये आपको क्लियर हो गया। अब आप समझो कि इससे मैंने परचेजेस करी, तो परचेजेस की क्या एंट्री होगी, परचेजेस, तो मैंने बोला परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब मैं परचेज को डेबिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। अब ये मेरा खर्चा है परचेज, है ना, तो मैंने परचेज कितने से डेबिट करी, मैंने डेबिट करी 1,00,000 रुपए की, मतलब 1,00,000 रुपए की मैंने परचेज करी। लेट सपोज ये मैंने कैश में परचेज करी, तो एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। ठीक है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब मेरा गया क्या है, कैश गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो अब मेरा कैश गया है, तो एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश अकाउंट, है ना, टू कैश अकाउंट, आप ऐसे समझे इसे। तो ये कितने रुपए की परचेजेस हुई, 1,00,000 रुपए की परचेजेस हुई। अब आप ध्यान से करना, डिफाइन करो, डिफाइन क्या करना है कि परचेज क्या है, प्रॉफिट, ये कहा जाएगा मेरा, ये मेरा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, अगर आपको ध्यान हो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ये आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। और जो कैश है ये मेरा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में से बैलेंस शीट आइटम है ना, ये बैलेंस शीट आइटम में भले ही एसेट में से कम हो रहा है, वो अलग बात है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको ये समझना। देखो एसेट क्या भी डेबिट बैलेंस होता है, एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, एंड खर्चा ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। तो मतलब एसेट और खर्चे में बड़ा थिन लाइन है, बड़ी थिन लाइन है। जैसे आप देखो परचेज है, परचेज क्या है, मेरा खर्चा है, और कैश क्या है, कैश भी डेबिट हुआ, ये मेरा एसेट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो खर्चा और जो एसेट होता है ना, वो दोनों ही डेबिट बैलेंस होते हैं। अब दोनों के बीच में बड़ी थिन लाइन है। अब देखो परचेज मैंने खर्चा बोला, हालांकि अभी मैं आगे जाके बोलूंगा परचेज मेरा खर्चा नहीं है। अब आप सुनना ध्यान से, मैं आगे जाके क्या बोलूंगा, परचेज मेरा खर्चा नहीं है, वो आपको समझाऊंगा कैसे नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी आप मान के चलो परचेज मेरा खर्चा है। ठीक है, अब आप ये इतना समझ लिया। अब लेट सपोज ये जो 1,00,000 रुपए का मेरा सामान था ना, ये मेरा अभी बिका ही नहीं, अभी ये मैंने बेचा ही नहीं। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि परचेज मेरा खर्चा नहीं होता, जो मैं बेच देता हूं ना, उसमें जितनी मेरी कॉस्ट लगी वो मेरा खर्चा होता है। तो परचेज इज नॉट माय एक्सपेंस, बट परचेज मेरा खर्चा नहीं होता। मेरा क्या खर्चा होता है, मेरा खर्चा होता है जो क्या बोलते हैं, जो मैं सामान बेचता हूं ना, वो वाली चीज खर्चा होती है। अगर मान लो 1,00,000 रुपए का सामान लिया मैंने किसी से और वो आज भी मेरे पास ही पड़ा है, तो दैट्स माई एसेट, नॉट माई क्या बोलते हैं खर्चा। तो मतलब परचेजेस जो मैंने ये खर्चा बुक किया ना, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मुझे अब खत्म करना है। अब मैं खत्म कैसे करूंगा, आप ये समझो, खत्म कैसे करूंगा मैं ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब ये जो 1,00,000 रुपए है ना, ये क्या है, मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, अब मैं इसे बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। मतलब ये मेरा एसेट है, दिस इज माई एसेट नॉट माई एक्सपेंस। तो परचेज जब मैंने करता हूं ना, तो जो मुझे जो मिलता है वो क्या मिलता है, स्टॉक मिलता है। तो एंट्री होनी चाहिए थी स्टॉक अकाउंट डेबिट। मतलब वैसे आप परचेजेस डालो, तो परचेज आपने क्या बोला, खर्चा है मेरा, लेकिन परचेजेस एक्चुअल में खर्चा थोड़ी ना होता है। परचेजेस तो तब खर्चा बनेगा जब वो माल बिक जाएगा। तो अब मान लो अगर आपका ये माल नहीं बिका, तो आप क्या एंट्री डालोगे, अब आप बोलोगे आपके पास स्टॉक पड़ा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से आप बोलोगे, स्टॉक पड़ा है आपके पास, 1,00,000 रुपए का स्टॉक पड़ा है। ठीक है, ये आपका कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। अब ना, अब ध्यान से देखते जाना, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब आप क्या करोगे, ये जो आपने परचेजेस जो यहाँ पे आपने ट्रेडिंग में डाला था ना, ये आप देखो ध्यान से, ये आप क्या करोगे, ट्रेडिंग में जो डाला था ना, ये ट्रेडिंग में है ना, अब आप क्या करोगे, इसे खत्म करोगे। खत्म कैसे करोगे आप, या तो देखो स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट
टू, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो टू परचेज, या तो अपनी परचेज को कम कर दोगे, परचेजेस को कम कर दोगे, है ना। अब या तो आप परचेजेस को कम कर दोगे अपनी, मतलब लाख रुपए की आपने अपनी परचेज ही कम कर दी, या फिर ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या हो सकती है, ऑल्टरनेटिव एंट्री ये हो सकती है कि आप परचेज को ना कम कर रहे, परचेज पूरी रहने दो ताकि मुझे ये पता चल रहा है ये मेरी परचेजेज है इस साल की। आप क्या करोगे, इसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, मतलब आप क्या करोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, है ना, टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब आप क्या करोगे, इसे क्रेडिट किधर डालोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दोगे। अब देखो, अब ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने बोला परचेजेस कहाँ जाती है, परचेजेस जाती है अल्टीमेटली तो ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर आपको पता हो परचेजेस कहाँ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मैंने क्या किया, अब देखो, अब ध्यान से समझ, टू परचेजेस ना ट्रेडिंग अकाउंट में जानी है, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अगर दोनों में देखो फर्क क्या पड़े, अभी हम दोनों ही पोजीशन समझेंगे क्या होता है। अब आपको इतना समझ आ गया, अब अपन चलते हैं पहले ना एक बार बैलेंस शीट बनाते हैं। अब आप पहले है ना नॉमेनक्लेचर दे दो सबको, एसेट ये स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा, है ना, या ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, और ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अब अपन चलते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने, ठीक है। तो अब देखो बैलेंस शीट अगर मैं बनाता हूँ, बैलेंस शीट अगर मुझे बनानी है, तो मैंने बोला सबसे पहले आप देखो, अब आप ध्यान से देखो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, आपका कैश आया था, कैश आया था 2 लाख रुपए, ठीक है, कैश आया था 2 लाख रुपए। तो मैंने क्या बोला, ये सॉरी एसेट साइड में आएगा, तो ये आप इसे नाम चेंज कर दो, ये एसेट होना चाहिए था, एसेट होना चाहिए था, और ये लाइबिलिटी होना चाहिए, है ना, लाइबिलिटी साइड। अब आप समझो, ठीक है, अब ध्यान से समझता जाना, ठीक है। कैश क्या है मेरा, कैश मेरा एक एसेट है, एसेट है जो कि बैलेंस शीट में आएगा। तो मैंने बोला ये जो 2 लाख रुपए मेरा जो एसेट था, अब देखो 2 लाख रुपए में से मैंने अपने एसेट को खर्च भी तो कर दिया था लाख रुपए, तो जो मेरा नेट एसेट है वो तो लाख रुपए ही बचा बैलेंस शीट डेट पे। तो इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री ये होगी, आप क्या करो सबसे पहले ना एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं सबसे पहले अपन, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस में हम जैसे हमने बनाया, कैश में क्या हुआ, कैश में हमारे पास कितना बैलेंस बचा है, तो अब मैंने बोला ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, डेबिट होता है एक साइड और क्रेडिट साइड होती है। ट्रायल बैलेंस का टोटल हमेशा मैच होना चाहिए, मतलब डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। तो अगर आप देखो कैश कितना था मेरे पास, 2 लाख रुपए दिया था नमन ने मुझे एज ए कैपिटल, है ना, जिसमें से लाख रुपए मैंने परचेजेस में खर्च कर दिया, तो मतलब मेरा डेबिट बैलेंस आ रहा होगा 1 लाख रुपए का, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे आप देखो, सिमिलर बेसिस पे आप ध्यान से देखना, है ना। अब आपने क्या किया, है ना, कैपिटल अकाउंट आ रहा होगा आपके बुक्स में, कैपिटल अकाउंट ना, ठीक है, कैपिटल अकाउंट कितने से आ रहा होगा, मैंने बोला ये आ रहा होगा आपके पास 2 लाख रुपीज़ का, है ना, ऑब्वियस सी बात है 2 लाख रुपीज़ का आपके पास कैपिटल अकाउंट आ रहा होगा। अब आप समझो, ठीक है, अब देखो तीसरी चीज़ क्या हो रही होगी आपके बुक्स में, है ना। अब आप देखो, अब आपने क्या किया, परचेजेस टू कैश करी, तो आपके बुक्स में क्या आ रहा होगा, परचेज, देखो ये दोनों एंट्री तो आपने एडजस्ट कर दी ट्रायल बैलेंस में, ये हो गया आपका। अब आपने ये कैश वाली एंट्री भी एडजस्ट कर दी ट्रायल बैलेंस में, ये भी हो गई, ठीक है। अब आपकी कौन सी एंट्री बची, एक परचेज वाली एंट्री बची और एक ये नीचे वाली, इसमें इन दोनों में से तो एक ही एंट्री डलेगी ना, इन दोनों में से तो एक ही एंट्री डलेगी। अब आप समझो कि लेट सपोज, है ना, मैं सिर्फ पहली वाली एंट्री के ऊपर काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है, फिर आपको फर्क समझ आएगा कि दोनों एंट्रीज में क्या हो रहा है। अब आप समझो पहले पहली वाली एंट्री में क्या हुआ, अब जैसे परचेजेस आपकी थी, परचेज अकाउंट ना, परचेज अकाउंट, है ना, परचेज अकाउंट कितने रुपए से आ रहा है। अब मैंने बोला परचेज अकाउंट कितने कर रहा, परचेज अकाउंट पहले 1 लाख रुपए डेबिट हुआ और फिर मैंने क्या किया 1 लाख रुपए क्रेडिट कर दिया, तो मतलब अल्टीमेटली तो जीरो हो जाए। तो अब देखो फिर इसकी जगह मैंने एक नया अकाउंट कौन सा खोला है, स्टॉक अकाउंट। अगर आप देख पा रहे हो मैंने ये एंट्री को नलीफाई कर दिया, ये जो परचेज अकाउंट की एंट्री है ना, जो आप देख पा रहे हो, और ये वाली परचेज अकाउंट की जो एंट्री है ना, ये दोनों नलीफाई हो रही है आपस में। अब आपकी जो ट्रायल बैलेंस में जो आ रहा होगा ना, वो आ रहा होगा स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो स्टॉक कितना आ रहा होगा 1 लाख रुपये, तो ये आपका क्या है, स्टॉक अकाउंट आ गया। तो आपको ये समझना पड़े। अब आप तो देखो ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, टैली हो गया। अगर आप देखो तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या हुआ, टैली हो गया। अगर आप देखो तो ये आपका ट्रायल बैलेंस है ना, ये देखो आपका ट्रायल बैलेंस है ना, ये आपका ट्रायल बैलेंस 2-2 लाख रुपए आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एकदम सही ट्रायल बैलेंस बना है। अब इससे हमें बैलेंस शीट बनानी है। मैंने क्या बोला, कैश क्या होता है, बैलेंस शीट आइटम, तो मैंने कैश काट दिया, ये बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, ठीक है। अच्छा एसेट में है ना, तो ये मेरे बैलेंस शीट में एसेट, कैपिटल जाएगा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। कैपिटल देखो यहाँ पे कैपिटल में है ना, तो कैपिटल कितने रुपए जाएगा, 2 लाख रुपए, है ना, 2 लाख रुपए यहाँ पे आ गया, है ना, 2 लाख रुपए ये हो गया मेरे पास। अब परचेजेस जीरो है, तो ये परचेज कहाँ का आइटम था, ट्रेडिंग अकाउंट का, तो यहाँ पे देखो टू परचेजेस, ठीक है। टू परचेज कितना होता है, मैंने बोला 0 रुपए, ठीक है। अब आप समझो स्टॉक क्या है, बैलेंस शीट आइटम, तो एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक, है ना, स्टॉक अकाउंट। अब आप समझो ये तो मेरा हुआ ऑल्टरनेटिव वन। जब मैंने एंट्री क्या डाली थी, आप देखो ये वाली एंट्री जब मैंने डाली थी, स्टॉक टू परचेज, जब मैंने परचेज को ही कम कर दिया था, जब स्टॉक बढ़ाया था। दूसरी एंट्री में क्या डाल सकता हूँ, स्टॉक टू ट्रेडिंग। अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूँ, वो देखो 2 मिनट रुको आप, ठीक है। उसमें देखो, अब देखो स्टॉक अकाउंट कितना हुआ आपका, फर्क कुछ नहीं पड़ना, आंसर सेम आएगा, बस तरीके डिफरेंट है। स्टॉक कितना आ गया, 1 लाख रुपए, ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। अब आपकी बैलेंस शीट, लेकिन अब यहाँ पे देखो आप परचेजेस आपकी जीरो आ रही है ना, परचेजेस यहाँ पे जीरो आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में
कुछ अमाउंट आएगा नहीं, है ना, ऑब्वियस सी बात है, और आपकी ये बैलेंस शीट टैली हो जाती है। अब आप समझो अगर यही अकाउंटिंग किससे होती, ये अकाउंटिंग होती है आपकी ये वाली अकाउंटिंग, अगर मैं ये वाली एंट्री डालता ना तो क्या फ़र्क पड़ता वो आप ध्यान से समझना। अब देखो, अब ये मानो ये वाली जो एंट्री डल रही है ना वो कहाँ डल रही है, ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब इसका है ना, ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है, जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है ना ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। तो इसका मतलब क्या है, इस एंट्री का इफेक्ट ना सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, है ना, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इसका इस एंट्री का इफेक्ट ना ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, बस आपको ये चीज़ समझनी है। तो अब होगा क्या, कैश उतने का उतना ही रहेगा, कैपिटल भी उतने का उतना ही रहेगा, बस फर्क कहाँ आएगा, फर्क यहाँ पे आएगा। अब आप ध्यान से देखना, फर्क ये आएगा कि ये जो परचेजेस जो मैंने अब देखो इसमें मैंने क्या किया था, परचेजेस को कम कर दिया था। अब इसमें लेकिन देखो अब आपके सामने ये समझो सिर्फ 2 ही एंट्री है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, सिर्फ ये 4 मतलब ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ यही एंट्रीज है, क्योंकि ये वाली एंट्री मैंने बोला ये वाली एंट्री तो अभी डलेगी नहीं, तो ये तो मैंने हटा दी, है ना। अब ये वाली डलेगी, अब ये वाली कहाँ पे डलेगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस में तो होता नहीं, वो तो अलग से बनता है। तो ऑब्वियस ही बात है इसका इफेक्ट मतलब उसमें आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, इसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब आपकी जो पोजीशन आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अब आपकी जो पोजीशन आ रही है वो ये आ रही है। तो आपका ट्रायल बैलेंस अब भी टैली हो रहा है, लेकिन अभी परचेज क्या आ रहा है, खर्चा आ रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पे परचेज कितना आ गया, ₹1,00,000 से खर्चा बुक हो गया आपका, ठीक है, समझ आया आपको, परचेज क्या हुआ आपका, ₹1,00,000 से खर्चा बुक हो गया, है ना। अब आप ध्यान से समझना, अब कैपिटल और कैश तो वैसे ही रहा। अब मैंने बोला आपको ये एंट्री डालनी है, ये एंट्री क्या है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो मैंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, बाई स्टॉक, यहाँ पे देखो बाई स्टॉक, है ना, बाई स्टॉक मतलब बाई क्लोजिंग स्टॉक, हम इसे क्या बोलते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो कितने रुपए से ये एंट्री डली, ₹1,00,000 से एंट्री डली, ठीक है। अब आप देखो स्टॉक डेबिट हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में तो स्टॉक बाई स्टॉक डाल दिया, लेकिन अब बैलेंस शीट में भी तो डालना पड़ेगा स्टॉक। तो ये मैंने क्या किया, स्टॉक ₹1,00,000। तो ये आपका समझना पड़ेगा। अब आप देखो, अब इसे जर्नल एंट्री में समझते हैं अपन सारी चीज़ें, मुझे लगता है अभी थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, अभी और समझते हैं। अब आप समझो, देखो अब आप देखो, जैसे देखो कैश में जो ये बैलेंस था वो क्या था, डेबिट बैलेंस था। तो मैंने क्या, अब आप देखो बस एंट्री समझनी है आपको। तो मैंने क्या किया, कैश में जो ये डेबिट बैलेंस था मतलब ये एसेट था। तो मैंने क्या बोला, ये बैलेंस शीट में मेरा एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट है, टू कैश, है ना, टू कैश अकाउंट, मतलब मेरा ये क्या बन गया, बैलेंस शीट में एसेट बन गया, ठीक है। कैश जो था ना ये मेरा एसेट बन गया, ठीक है। अब आप सिमिलरली आप समझो, है ना, बैलेंस शीट में एसेट बन गया, टू कैश, है ना। अब आप समझो कैपिटल जो है, ठीक है, कैपिटल क्या हुआ, अब देखो बैलेंस शीट में क्या बनेगा, लाइबिलिटी मतलब कैपिटल बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपने देखो कैपिटल, तो कैपिटल ने अगर आपको ये क्या करना है, ट्रायल बैलेंस ना बैलेंस शीट में डालना है। तो जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट है उसे डेबिट मारोगे और बैलेंस शीट में क्रेडिट आ जाएगा, मतलब लाइबिलिटी बन जाएगी ना इस तरीके से। तो आपने क्या किया, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, टू बैलेंस शीट में कैपिटल चला गया, टू बैलेंस शीट में कैपिटल, ये आपका फंडामेंटल हो गया। तो ये आपका ये दोनों एंट्रीज हुई। सिमिलर बेसिस पे आप देखो कैपिटल चला गया, है ना, ये आपकी बैलेंस शीट वाली एंट्री होगी। फिर परचेजेस कहाँ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, मैंने आपको समझाया था। तो परचेज कहाँ चलेगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैंने बोला परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट में है ऑलरेडी, तो मुझे ट्रेडिंग में डालना है। तो मैंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, अच्छा ठीक है, टू परचेजेस ना, ठीक है, टू परचेजेस, ये आपकी एंट्रीज होगी। ये आपको समझ जाना चाहिए। अब ये चीज़ें ना अब ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब जो ये ₹1,00,000 है ना, अब देखो फिर मैंने ₹1,00,000 और ₹1,00,000, है ना, ये मेरी सारी जनरल एंट्रीज होती है। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि मुझे आपको नहीं ट्रायल बैलेंस में से सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि बैलेंस शीट में एसेट है या परचेजेस जो है यहाँ पे देखो मुझे पता है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। तो मैंने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में से डेबिट बैलेंस डाल दिया, टू परचेजेस। अब मान लो अब अपन ना नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं। अब अपनी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, बैलेंस शीट की पोजीशन ये है। तो आप चाहे दोनों मेथड से कर सकते हो स्टॉक के अकाउंट नहीं ना, या तो आप परचेज से कम कर दो, ठीक है, परचेज से कम कर दो, या फिर आप क्या करो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली डाल दो। तो या तो आप परचेज में से कम कर सकते हो या तो आप सीधा परचेजेस में से कम कर दो, ठीक है, क्योंकि वो खर्चा ही नहीं है आपका। परचेजेस कभी भी खर्चा नहीं हो सकता, परचेजेस सिर्फ बोलने के लिए खर्चा होता है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी ना खर्चा होता है। खर्चा तो वो तब बनता है जब वो एक्चुअल में सेल हो जाता है। तो ये आपको कंसेप्ट समझना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट ईयर मेरी जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या आ रहा था, यही वाला ट्रायल बैलेंस कंटिन्यू आगे, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से देखते जाना बस, ठीक है। अब देखो मेरा जो ट्रायल बैलेंस जो अगले साल कंटिन्यू हुआ ना, ठीक है, वो हुआ। अब उसमें ये जो परचेजेस थी ना बस ये स्टॉक में बन रही है। अब मैंने बोला ये कौन सा स्टॉक है, अब अगले साल के लिए कौन सा स्टॉक है, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है। बड़े ध्यान से समझना, अब आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है ना। अब आप देखो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है ट्रायल बैलेंस में, अगर आप देख पा रहे हो। तो ये मैंने बोला ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा है, कैश, कैपिटल और ओपनिंग स्टॉक, है ना। अब आप समझो नए साल चलते हैं। अब अपन ने लेट सपोज
तो मैंने बोला परचेजेस करी, परचेजेस कितने रुपए की करी, लेट सपोज मैंने परचेज करी मैंने परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, तो मैंने बोला है ना कितने रुपए की परचेज करी, मैंने बोला 4 लाख रुपए की मैंने लेट सपोज परचेजेस कर ली, ठीक है, 4 लाख रुपए की मैंने परचेजेस कर ली, है ना, ये आपको समझ आ गया। अब आप समझो परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, तो 4 लाख रुपए की मैंने परचेज, लेट सपोज ये मैंने परचेज करी टू राम, ठीक है, मैंने राम से परचेज करी, तो एंट्री क्या हो गई, क्रेडिट द गिवर, उसने मुझे राम ने दिया, राम ने मुझे परचेजेस दिए ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये मेरी जर्नल एंट्री बन जाती है। क्योंकि परचेज क्या है, मेरा खर्चा, बोलने के लिए खर्चा है, एक्चुअल में नहीं है, बोलने के लिए क्या है खर्चा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, है ना, तो ये मेरी एंट्री होगी। अब आप समझो, अब आप ध्यान से समझते रहना, अब आप समझो कि इसमें से मैंने ना इस वाले में से टोटल अब मेरे पास कितने रुपए का सामान हो गया, लाख रुपए ये और 4 लाख रुपए, मतलब टोटल मेरे पास 5 लाख रुपए का सामान हो गया था बेचने के लिए। इसमें से मान लो मैंने सेल कर दी, मैंने बोला, तो मैंने बोला किससे सेल करी, मैंने बोला लेट सपोज मैंने कैश में सेल कर दी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो मैंने कितने रुपए सेल कर दी, 5 लाख रुपए की मैंने सेल कर दी। अब आप समझो, ठीक है, अब टू सेल, अब आप समझो, ध्यान से समझना है एक एक चीज ना। अब आप देखो, क्या आप समझो कि आपने जो लाख रुपए और 4 लाख रुपए का माल था, टोटल 5 लाख रुपए का माल था, और आपने सेल कितने की कर दी, 5 लाख रुपए की। अब आप समझो ये तो है कॉस्ट और ये है सेल, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल। तो मतलब जो मैंने एक्चुअल में जो माल बेचा होगा ना, वो क्या बेचा होगा, 5 लाख का थोड़ी ना बेचा होगा, मैंने तो उससे कम का माल बेचा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, मेरे पास क्लोजन इन्वेंट्री बच गई होगी, मेरे पास क्या बची होगी, क्लोजन इन्वेंट्री बच चुकी होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे पास लाख रुपए का सामान था और 4 लाख का मैंने परचेज किया, टोटल 5 लाख रुपए का सामान था। अब मैंने सेल करी 5 लाख रुपए की। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ही माल बेचूंगा। लेट सपोज मैं ये मान लेता हूं कि मैं 5 लाख रुपए के सामान में 20% का प्रॉफिट कमाता हूं ऑन सेल्स, मतलब 20% का प्रॉफिट कमाता हूं ऑन सेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट कमाता हूं, 25% का प्रॉफिट कमाता हूं ऑन सेल्स ना, तो ये अमाउंट बनता है 1,25,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 लाख के जो सेल थी उसमें जो सामान लगा वो सिर्फ 375 का था। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे समझो, इसे देखो, मैंने 5 लाख की सेल करी, उसमें मेरा प्रॉफिट भी है और उसमें मेरा कॉस्ट भी है, ठीक है। अब मैंने बोला जो आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना, वो सिर्फ कॉस्ट जाएगी। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे हुआ, ठीक है, पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है। अब आपने पहले है ना एक काम करते हैं अपन ना, इसी चीज़ों से बैलेंस शीट बना देते हैं एक बार, फटाफट ना बैलेंस शीट बन जाएगी अपनी, बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट बनाते हैं। अच्छा जी, बैलेंस शीट अपना वही फॉर्मेट, ठीक है, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखते जाना बस। अब मैंने बोला कैपिटल कितना आ रहा है, कैपिटल में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, ये तो उतना क्या उतना ही आ रहा है। कैश कितना आ रहा है, कैश भी मैंने बोला कोई चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि इस बार तो मैंने क्रेडिट परचेज करी थी, कैश परचेज तो करी नहीं। अब स्टॉक छोड़ दो अभी, है ना, स्टॉक के लिए भी आप छोड़ दो, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओ, अब आपके जो बैलेंस शीट में जो आ रहा होगा, अब आप ध्यान से देखते जाओ बस, ठीक है। अब आपके बैलेंस शीट में देखो, अब एक ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा है, एक ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, एक कैपिटल अकाउंट आ रहा है, अब कैश अकाउंट आ रहा है ना। अब मैंने बोला ये ओपनिंग स्टॉक ना, पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, ये बैलेंस शीट आइटम होता है, ये बैलेंस शीट आइटम होता है, लेकिन अब मैं बोलूंगा ये प्रॉफिट, ये ट्रेडिंग अकाउंट आइटम है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैं समझाता हूँ लॉजिक आपको, ठीक है। अब परचेजेस क्या है, ये परचेज भी मेरा ट्रेडिंग अकाउंट आइटम है। राम क्या है, मेरा बैलेंस शीट आइटम है, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है, बैलेंस शीट आइटम है ना, बैलेंस शीट आइटम है। तो मैंने बोला राम को, मैंने क्या बोला, राम क्या है, मेरी बैलेंस शीट आइटम है। तो मैंने बोला राम को मुझे पैसे देने हैं कितने रुपए, राम को मुझे पैसे देने हैं 4 लाख रुपए, तो ये मेरी लाइबिलिटी है। सिमिलरली आप देखो कैश टू सेल, ठीक है, सेल क्या है, मेरी ट्रेडिंग अकाउंट आइटम है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ये, ठीक है, आपको पता है ये सेल बाई सेल्स में आता है, ठीक है। अब आप समझो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या है मेरे पास, कैश अकाउंट मेरे पास है, कैश अकाउंट क्या है मेरे पास, कैश अकाउंट है मेरा एसेट। तो ये आप देखो 8 लाख प्लस आपका देखो 5 लाख रुपए कैश आया, तो आपका टोटल बैलेंस शीट में आ गया 6 लाख रुपए। अब आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है, अब देखो आपकी जो बैलेंस शीट टैली हुई ना, ये बाई चांस हुई है, बाई चांस। अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ, ठीक है। एक्चुअल में टैली नहीं हुई है अभी बैलेंस शीट। अगर मान लो, अगर मैं ये फिगर लेट सपोज ये मैं 4,80,000 रुपये कर दूँ सेल की फिगर, तो ये जो अब देखो अब आपकी बैलेंस शीट में मिसमैच आ गया, तो अभी आपकी जो बैलेंस शीट टैली हुई है ना, वो सिर्फ बाई चांस टैली हुई है, ठीक है। अभी इसमें एक एडजस्टमेंट बाकी है। अब देखो आप ध्यान से समझो, आप ये समझो, अब आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब मैंने बोला देखो आपका खर्चा क्या क्या है, मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक जो था वो बिक चुका है, जो परचेजेस करी थी वो भी बिक चुकी है, लेकिन उसमें से थोड़ा बहुत माल अभी भी बच गया है। तो आपका जो खर्चा हुआ वो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपके ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आ रहा है, आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है ओपनिंग आ रहा है, परचेजेस आ रहा है। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक लाना है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लाना है। अब आप कैसे लाओगे क्लोजिंग स्टॉक, मैंने बोला देखो अब इसके 2 मेथड है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अब आपको ट्रायल में लाना है ना, तो मैंने बोला अब 2 चीज़ें हैं। अब आपको जो बैलेंस शीट में जाएगा वो क्या जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक लेट सपोज, अब मैंने बोला 480 का जो माल बेचा मैंने, ये वाली जो
सेल थी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसमें मेरे को 25% प्रॉफिट होता है ऑन सेल्स। तो इसका मतलब मैंने कितने रुपए का माल बेचा, मैंने बेचा कितने रुपए का माल बेचा, तो अगर आप देखो 4,80,000 रुपए के ऊपर मुझे 25% का तो प्रॉफिट हो जाता है। तो मतलब इसका मतलब जो मैंने माल बेचा होगा एक्चुअल में वो 480 माइनस 820 है ना। तो मतलब टोटल मेरा जो खर्चा होना चाहिए ना वो सिर्फ 360 होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में बुक, ठीक है। मतलब 360 मेरा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में बुक होना चाहिए। अब आप देखो ओपनिंग प्लस परचेजेस मेरे पास टोटल आ रहा है 5 लाख रुपए, खर्चा मेरा सिर्फ 3,60,000 रुपए है। तो इसका मतलब जो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बची होगी ना वो बची होगी, अगर आप देखो ना यहाँ पे देखो आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस आपके पास आ रहा है 4 लाख रुपए। अब आप देखो इसमें से 360 जो 360 क्या है, 360 क्या है, जो मेरी कॉस्ट है ऑफ सेल्स, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आपकी जो इन्वेंट्री जो क्लोजिंग बची होगी ना वो बची होगी 8,40,000 रुपए। तो अब आपको देखो, अब आप समझो इसकी क्या एंट्री होगी। अब आप बोलोगे 8,40,000 रुपए मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना, 8,40,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक। अब मैंने आपको बताया था कि आप या तो इससे सीधा परचेज कम कर सकते हो, परचेज कम कर सकते हो कितने रुपए से, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 परचेजेस है ना, 2 परचेजेस हो गया आपका 8,40,000 रुपए है ना। आपने जो खर्चा था वो कम कर दिया अपना, 2 परचेजेस हो गया है ना। अब आप दूसरा एंट्री क्या कर सकते हो, सीधा आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हो। मतलब इसका आप ट्रायल बैलेंस में इफेक्टिव मत लो और सीधा आप ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो। तो अब आप देखो, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो यहाँ पे चीज़ों को, तो देखो अब देखो प्रॉफिट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में हो रहा है बाई सेल्स। तो बाई सेल्स कितनी है, तो मैंने बोला 4,80,000 रुपये है ना, 4,80,000 रुपये की सेल्स है मेरे पास। अब आप देखो जो अब ओपनिंग स्टॉक मेरा खर्चा बन गया, क्यों, क्योंकि देखो आप ओपनिंग प्लस परचेजेस क्या है, ये मेरा टोटल अमाउंट था जो मुझे बेचना था, लेकिन इसमें से मेरे पास इतना माल बच गया तो वो क्या है, मेरा प्रॉफिट है। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस मैंने खर्चा डाल दिया और जो बच गया वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। तो अब आप ऐसे समझो इसे है ना। टू ओपनिंग स्टॉक कितना हुआ, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास, अगर आप देखो तो टू ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख रुपये, और टू परचेजेस कितना है ना, टू परचेजेस, ठीक है। टू परचेज कितना है मेरे पास, टू परचेजेस है मेरे पास 4 लाख रुपए है ना, परचेजेस 4 लाख रुपए है। अब मैंने बोला अब मेरे पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो मैं दोनों एंट्री डाल सकता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक को मैं 8,40,000 डालना है तो मैं परचेजेस में से माइनस कर दिए भी डाल सकता हूँ और अलग से ट्रेडिंग अकाउंट में भी डाल सकता हूँ। तो अगर मैं देखो परचेजेस में से माइनस कर दिए डालता हूँ तो एंट्री क्या होगी 8,40,000, तो 2,60,000 रुपये हो जाएगा है ना। परचेजेस में से माइनस कर दिए डालता हूँ। अगर आप समझो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डालता हूँ तो क्या होगा, परचेजेस पूरे से दिखेगी है ना, परचेजेस पूरे से दिखेगी और बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बाई क्लोजिंग स्टॉक है ना, बाई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट है ना। अब देखो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, अब आपका ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब आपका ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना ये आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब आप देखो अब आपका क्या हुआ, अब अभी भी बैलेंस शीट टैली नहीं, तो इसका मतलब क्या है, अब आपका आपने एक चीज़ मिस कर रहे हो। क्या मिस कर रहे हो मैं बताता हूँ है ना। अब देखो आपकी सेल और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करूँ तो 6,20,000 आ रहा है, और जो ये डेबिट साइड है मतलब जो खर्चा है, मतलब ये तो प्रॉफिट हो गया आपका, और ये जो है ये 5 लाख रुपये है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये टू नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, नेट प्रॉफिट जाता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाता है। ये कहा जाएगा, अब ये बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में कहा जाएगा लाइबिलिटी साइड, क्योंकि फर्म को ये नेट प्रॉफिट अपने जो प्रोपराइटर है मतलब कैपिटल जिसने मतलब मैंने पैसा लगाया था पिछले साल तो उसे देना है ये प्रॉफिट। तो वो क्या करेगा, ये जो अमाउंट है ना 6,20,000 माइनस 5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 8,20,000 रुपये है ना, 8,20,000 रुपये ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो अब आपका देखो प्रॉफिट एंड लॉस भी टैली हो गया, और जो ये कैपिटल अकाउंट जो है अब ये बढ़ जाएगा नेट प्रॉफिट से। ऑब्वियसली बात है, ये कहा देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस टू बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या एंट्री होगी, बैलेंस शीट में ये प्लस हो जाएगा अमाउंट, तो बस ये आपकी 320। अब आपकी ये बैलेंस शीट टैली हो जाती है। तो इसका मतलब होता क्या है, अब आपको ध्यान से समझना है क्रक्स क्या है। क्रक्स ये है कि ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग को आपको खर्चा मानना है, परचेजेस को आपको खर्चा मानना है, और क्लोजिंग स्टॉक को खर्चा क्लोजिंग स्टॉक अगर देखो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ठीक है, ओपनिंग भी दे रखा है, परचेजेस भी दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। अब आप देखो अगर यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस बनाओ ना, यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, अब आपको समझ आएगा, ठीक है। दोनों मेथड में अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब आपको ना बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ट्रायल बैलेंस बनाओ आप, ठीक है। सबसे पहले तो ना हमने वैसे थोड़ा सा एक फटाफट कर लिया काम, वैसे हमें क्या करना चाहिए था, पहले ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए था। तो हमें क्या कैश कैपिटल ओपनिंग है ना, ये अपना ये तो पुराना ही आ रहा था। अब इस बार की क्या क्या एंट्रीज है, मैंने बोला परचेजेज है इस बार की परचेज है कितनी, परचेज है मेरे पास 4 लाख रुपये है ना, 4 लाख रुपये की परचेजेज है ना। परचेज कितने ये 4 लाख रुपये की, और राम का अकाउंट जो है मेरे पास, राम का अकाउंट कितना है 4 लाख रुपये क्रेडिट में है। अच्छा ये राम का अकाउंट कितना है 4 लाख रुपए मेरे पास क्रेडिट में है, ये भी हो गया। और आप देखो राम का अकाउंट, फिर कैश में कितना प्लस हुआ 4,80,000। तो मैं 4,80,000 इसी में प्लस कर देता हूँ सीधा है ना, 4,80,000 डेबिट हुआ ना तो ये प्लस कर दिया मैंने इसमें। और सेल्स का है क्रेडिट हुआ ना, तो सेल्स का अमाउंट जो है 480। तो अगर आप देखो ट्रायल बैलेंस का अभी टोटल टैली है, अगर आप देखो यहाँ पे तो ये जो टैली है आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल
है ना, तो इज इक्वल्स टू, है ना, अगर आप देखो तो ये टोटल आपका टैली हो जाएगा, तो 10,80,000 और 10,80,000, ऑब्वियसली बात है टैली होगा क्योंकि हमने जर्नल एंट्री तो वही डाली है। अब आप समझो ये दोनों में, अब देखो दोनों मेथड में क्या फ़र्क आएगा। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री डालते हो और आप कहाँ पे एंट्री डालते हो, अगर आप देखो, अगर आप देखो, है ना, तो ये आपका 10,80,000। अब देखो दोनों में मेथड में फ़र्क कहाँ आएगा। अगर मैं एंट्री डालता हूँ क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस मतलब होगा क्या, ये जो परचेज है क्रेडिट हुआ तो परचेज का बैलेंस क्या है, डेबिट है, अभी डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली बात है माइनस हो जाएगा। और मेरा अब देखो ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, अगर आप देखो ध्यान से देखो तो परचेजेस क्या होगी, परचेजेस तो 4 लाख रुपये, राम को मुझे पैसा तो 4 लाख रुपये देना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, परचेजेस क्या होगी मेरी 4 लाख में से इतने रुपए कम हो गई, ठीक है। अगर मैं ये एंट्री डाल देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे ट्रायल बैलेंस में एक नया एसेट आ जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरा एक नया एसेट आ जाएगा जिसका नाम होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो होगा ना, ये जो 840 है, तो ये आप समझो 840 से आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं परचेज को कम कर रहा हूँ, देखो आप ध्यान से देखते रहना, ठीक है, परचेज को मैं या तो कम करके डाल सकता हूँ। अगर मैं दूसरे मेथड में क्या होगा, दूसरे मेथड में क्या होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना वो सीधा ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डलेगा, सॉरी, मतलब उसका यहाँ पे इंपैक्ट नहीं आएगा, मतलब ट्रायल। अब देखो अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, अब आप देखो दोनों मेथड में अगर आप अपना वो बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में तो ऐसा होगा, पहले वाले में जो आपकी परचेजेस आएगी ना वो सिर्फ 2,60,000 आएगी, ठीक है, और आपको फिर ये क्लोजिंग स्टॉक डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फिर ये चीज़ नहीं आएगी, तो आपका प्रॉफिट जितना रहेगा उतना ही रहेगा, मतलब फिर आपका ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दूसरे मेथड से बनाते हो, दूसरे मेथड से अगर आप बनाते हो तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, परचेजेस जो आएगी ना आपकी वो आएगी 4 लाख रुपए, परचेजेस 4 लाख रुपए आई, और जो अब आपको क्लोजिंग स्टॉक डालना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक डालना है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे डालना है। तो अब अभी देखो ट्रायल बैलेंस में तो आ नहीं रहा क्लोजिंग स्टॉक, तो आप ये मैनुअली डालोगे और इसका आप इफेक्ट बैलेंस शीट में दे दोगे। मतलब मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ आपको क्या है। अब आप ध्यान रखो, मैंने क्या बोला था आपको, सबके ट्रायल बैलेंस के हर एक हेड के सामने लिख दो कि वो कहाँ जाएगा। तो जैसे मैंने कैश लिखा तो मैंने ये बोला बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, ठीक है, कैपिटल क्या जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा, लाइबिलिटी साइड जाएगा, ओपनिंग स्टॉक क्या जाएगा, ये मैंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये आपका, ठीक है। परचेजेस कहाँ जाएगा, परचेजेस कहाँ जाएगा, मैंने आपको बोला ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब आप देखो राम अकाउंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है। सेल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ना, सॉरी, ठीक है, ट्रेडिंग में जाएगा। और सिमिलरली आप देखो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, है ना, बैलेंस शीट में एसेट, है ना। अब आप सिमिलर सारी हेडिंग इसमें भी आएगी, सिमिलर हेडिंग इसमें भी आएगी, है ना, सिमिलर इसमें भी आएगी। लेकिन अब मेरा ये कहना है कि अब इस वाले में ना क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा, तो आप क्या एंट्री डालोगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में हो जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, और जो बैलेंस शीट में फिर क्या होगा, अब देखो एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो एंट्री होगी ट्रेडिंग में क्या होगी, बाई क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अब क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस बच रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस बच रहा है, वो कहा जाएगा, वो बताएगा बैलेंस शीट में एसेट अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक। मतलब देखो आप यहाँ पे देखो ना, अगर आप ये एंट्री डालते हो ना क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग ना, तो अगर आपकी ये एंट्री जर्नल एंट्री होती है तो मैंने बोला दूसरी एंट्री क्या होगी, आप बोलोगे बैलेंस शीट में जाएगा एसेट, ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट जाएगा 8,40,000 रुपये का टू क्लोजिंग स्टॉक, है ना, टू क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका पूरा फ्लो है जो ये आपको स्टॉक में समझना है ना, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ना, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आपको वो देखो ना, इस वाले ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक तो दे नहीं रखा कहीं पे भी, देखो पूरे क्लोजिंग, तो वो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा और फिर बैलेंस शीट में जाएगा। तो मतलब दोनों में फर्क क्या है, एक में वो सीधा बैलेंस शीट में चल जाएगा, दूसरे में वो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा फिर बैलेंस शीट में जाएगा। दोनों में बस इतना ही फर्क है, सिमिलर बात, और वो उसका लॉजिक भी मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब अपन चलते हैं, ये ट्रायल बैलेंस ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपन एक और साल चलते हैं, ठीक है। अब सारी एडजस्टमेंट समझ ली ना हमें भी, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर चलते हैं, है ना। तो अब अपन चलते हैं, ठीक है। अब आप समझो कि उस बंदे ने, जो नमन था जिसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, अब वो बोलता है जैसे 8,20,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था पिछली बार, है ना, अगर आपको पता हो तो 8,20,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो अब आपका देखो ट्रायल बैलेंस में क्या पोजीशन बननी होगी, तो अब आपका, अब देखो जो रिवाइज ट्रायल बैलेंस होगा ना उसमें क्या पोजीशन, अब जो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस बनेगा ना, ओपनिंग, ये तो मेरा पिछले साल का क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में क्या हो रहा होगा, ट्रायल में क्या होगा, कैश तो एज इट इज आया, कैपिटल भी एज इट इज आया। अब देखो, अब ये जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम होते हैं ना, जितने भी, अब देखो जो भी आपने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट लिखा था ना, ये ट्रेडिंग वाले जो भी आइटम है ना, ये 3 आइटम, तो ये आपके क्या होंगे ना, ये आपके
ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्या होगा, इसका नेट इफेक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला इफेक्ट होगा ना वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे समझो ना, ये जो 120 आया ये कैसे आया, ओपनिंग परचेजेस खर्चा बुक हुआ, सेल बुक हुई और क्लोजिंग स्टॉक बुक हुआ, ये हुआ था ना। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस जब आप बनाओगे ना तो सिर्फ नेट अमाउंट आएगा, मतलब ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बस सिंपल सी बात ये है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ओपनिंग परचेजेस और जो सेल है ना आपकी, ये जो सेल है, ठीक है, ये जो ओपनिंग परचेजेस और सेल, ठीक है, ये जो अमाउंट है ना आपका, ये आपका सीधा कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो सेल हुई थी इतने की, है ना, अगर आप देखो कैपिटल को, अगर आप वो करना चाहो, अगर आप देखो यहाँ पे तो कैपिटल में कितना 480 आया, ठीक है, 480 आया, माइनस कर दो आप खर्चा, ओपनिंग परचेजेस भी खर्चा था और ओपनिंग भी खर्चा था, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे। आपको इसमें ध्यान होगा कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने एंट्री डाली थी, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस, मतलब परचेजेस क्या हो गया, नेट खर्चा हो गया था पिछली बार ना। तो ये 3,20,000 रुपये हो गया, 3,20,000 रुपये क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट आ गया आपका, है ना, ये मतलब प्रॉफिट ऐड हो गया इसमें। तो अब आपको ऑब्वियस सी बात है ये आइटम वापस से ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं डालना है, ये 3 आइटम, है ना, क्योंकि इसका हमने इफेक्ट कहाँ दे दिया, इसका हमने सीधा इफेक्ट दे दिया कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो अब हमारा ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में बस राम अकाउंट आ रहा होगा और एक क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा, बस ये सारी चीज़ें आ रही होगी। अब हमें ये समझना है, ये सारी चीज़ें आ रही होगी और इससे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा होगा, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो ये टैली हो रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है टैली होगा। हमने क्या किया, बस जो ये चीज़ें थी ना ये हमने इसका नेट इफेक्ट डाल दिया, समझ रहे हो आप, बस और कुछ नहीं किया, हमने नेट इफेक्ट डाल दिया। तो आपको हमेशा क्या करना है, ट्रायल बैलेंस जब क्लोजिंग से ओपनिंग बनता है ना, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम होते हैं ना वो क्लब करते क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में डाल देना, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। ये आपको ओपनिंग ट्रायल बैलेंस हो गया। अब आप समझो यहाँ पे, अब मान लो मेरे को 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ था, अब मैंने बोला थोड़ा थोड़ा मुझे प्रॉफिट तो दे दो ना, प्रॉफिट तो दे दो, मेरे पास अभी खर्चे करने के लिए कुछ है नहीं। तो अब मैंने बोला मुझे 50,000 रुपए दे दो, तो एंट्री क्या हो रही है फर्म के लिए, अब मैंने बोला मुझे पैसा दे दो, तो फर्म के लिए क्या हुआ, कैश तो चला गया, मतलब बिजनेस के लिए कैश तो खत्म हो गया। कितने रुपए, मैंने 50,000 रुपए मांगे थे तो 50,000 रुपए खत्म हो गए। लेकिन अब आप इसका इफेक्ट समझो क्या हुआ होगा। अब मैंने बोला इसे ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट ना, तो ये क्या होता है, ड्राइंग्स हुई मेरी 50,000 रुपए की। अब लेकिन आप समझो ड्राइंग क्या है, ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, कहाँ जाएगा मुझे तो नहीं पता, ये कहाँ पे हट जाएगा, मतलब ये बैलेंस शीट में जाएगा, कहाँ पे जाएगा ये नहीं पता मुझे, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये कैपिटल में से कम हो जाएगा। तो एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए टू ड्राइंग्स, ठीक है, टू ड्राइंग। तो आप इसे ऐसे समझो, टू ड्राइंग्स ना, ठीक है, मतलब जो ड्राइंग्स जो होते हैं ना वो हुआ कैपिटल का विड्रॉल। तो अगर आप सिंपल समझना चाहो तो होता क्या है, आपको मैं सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। अगर कोई बंदा अपने ही फर्म से पैसा निकालता है तो एंट्री क्या हुई, कैपिटल उसका कम हो जाएगा, जैसे 50,000 रुपये कम हो गया, है ना, 50,000 रुपये कैपिटल कम हो गया और उधर उसका कैश कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उसने कैश विड्रॉ कर लिया, तो 50,000 रुपये ये कम हो गया आपके। तो अब आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो मतलब एंट्री क्या होगी, अगर आप ड्राइंग्स अकाउंट ना भी खोलो ना तो भी चलेगा, तो सिंपल सी एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 50,000 रुपए से टू कैश अकाउंट। बस ये आपको माइंड में रखनी है एंट्री, ठीक है, ये आपके माइंड में एकदम फिट हो जानी चाहिए। या फिर आप एंट्री डालोगे पहले ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। अगर आप देखो तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो रहा है, नलीफाई हो रहा है, मतलब एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, तो मतलब ये इसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता। या तो आप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बस ये जर्नल एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। अब आप समझो कि अगर मेरी बिजनेस मेरे प्रॉपर मतलब मेरा टैक्स भी भर देती है, तो एक तरीके से क्या हुई, वो भी ड्राइंग हुई ना। अगर मान लो मेरा टैक्स बनता है 5,000 रुपये और मैंने बोला ये बिजनेस से ही पे कर दो, तो ये ड्राइंग ही हुई ना। तो एक तरीके से इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, इसकी वही जर्नल एंट्री होगी जो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब क्या एंट्री होगी, अगर मान लो मेरी फर्म मेरा टैक्स पे कर देती है तो एंट्री हो क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बस ये जर्नल एंट्री होगी। मतलब ये क्या हुआ, ये भी ड्राइंग हुई ना एक तरीके से, सिंपल शब्दों में तो ड्राइंग है ये भी। तो ये अपना कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। अब आप समझो डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड का क्या कॉन्सेप्ट है। लाइक सपोज मैं राम को पेमेंट कर रहा था, अब मैंने बोला 4 लाख, मैं तो जल्दी पेमेंट कर रहा हूँ थोड़ी सी, तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट तो मिलना चाहिए। राम ने बोला बिल्कुल बिल्कुल, आप तो हमारे फेवरेट कस्टमर हो, आपको हम डिस्काउंट देंगे, बिल्कुल देंगे। तो अब मैं राम को पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं राम को इतने रुपये दे रहा हूँ, राम को मैं पेमेंट दे रहा हूँ। लेट सपोज राम को मुझे देने थे 4 लाख रुपये, लेकिन मैं पेमेंट दे रहा हूँ 3,80,000 रुपये सिर्फ, ठीक है। तो और मैंने बोला टू कैश, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, राम अकाउंट डेबिट है ना, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मैंने कितने रुपये दे रहा हूँ, 3,80,000 रुपये। लेकिन आप देखो इसका जो बैलेंस था वो तो 4 लाख रुपए था। अब मुझे ये 20,000 रुपये तो जिंदगी में कभी नहीं देने ऐसे पैसे, तो मैंने क्या बोला, राम को जो मैं
राम को जो मैं अभी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, राम को जो मैं डेबिट दूंगा वो तो दूंगा मैं 4 लाख रुपए से, लेकिन जो मैंने कैश पेमेंट किया है वो सिर्फ 3,80,000 रुपए। तो इसका मतलब अभी मेरी जर्नल एंट्री में कुछ डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस कुछ नहीं है, ये मुझे डिस्काउंट मिला है, मुझे सप्लायर ने मेरे डिस्काउंट दिया है। तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, डेबिट द रिसीवर। राम को मैं क्या दे रहा हूँ? कैश। तो राम क्या हुआ? रिसीवर। क्या जा रहा है मेरे यहाँ से? कैश। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब लेकिन मुझे राम ने 4 लाख रुपए के बदले में सिर्फ 380 रुपए ही लिए। तो राम को मुझे देने 4 लाख रुपए थे, लेकिन मुझसे लिए 380 है। तो इसका मतलब जो 20,000 रुपए नहीं लिए उसने, वो मेरी क्या है? डिस्काउंट इनकम। वो क्या है? डिस्काउंट इनकम। ठीक है, तो ये कितने रुपए हो गए? 4 लाख माइनस 3,80,000, अगर आप देखो तो 4 लाख माइनस 3,80,000 रुपए। तो ये मेरी नेट डिस्काउंट इनकम। अगर यही मान लो कस्टमर को मैं अलाउ करता, मतलब लेट सपोज मेरे ट्रायल बैलेंस में, अगर लेट सपोज, अगर आप समझो मेरे ट्रायल बैलेंस में क्या होता, अगर ये तो चलो अभी जो पोजीशन आ रही है वो तो आ ही रही है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर मैं डिस्काउंट अलाउ करता, लेट सपोज मुझे श्याम नाम के बंदे से पैसे लेने थे। कितने रुपए लेने थे? 2 लाख रुपए लेने थे। तो मैंने बोला श्याम से मुझे पैसे लेने थे 2 लाख रुपए। तो अब मान लो उसने मुझे सिर्फ पैसा कितना दिया? 8,80,000 रुपए ही। तो मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट 8,80,000 रुपए ही टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए? मैंने बोला 20,000 रुपए। और मैंने बोला किसने? अब देखो उसने मुझे पैसा दिया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अब मैंने बोला उसने मुझे कितने रुपए कम दिए? 2 लाख रुपए देने थे, लेकिन दिए सिर्फ 8,80,000 रुपए ही। तो 20,000 रुपए क्या हो गया? मेरा खर्चा। तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। तो 20,000 रुपए मेरे खर्चा बुक कर दिया। और अब देखो किसने मुझे पैसा दिया है? कैश किसने दिया मुझे? मुझे दिया क्रेडिट द गिवर। गिवर के कौन है? श्याम। तो एंट्री होगी टू श्याम अकाउंट। ये सिंपल जनरल एंट्रीज है जो आपको समझनी है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होंगी सारी एंट्रीज। अब अपन चलते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की और, वो है बेड डेट्स। बेड डेट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, अब आप इसके लिए अपन क्या करते हैं ना, पहले एक काम करते हैं, हम एक नोशनल एंट्री और डालते हैं सेल की। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक एंट्री डाल देता हूँ सेल अकाउंट डेबिट, है ना, सेल अकाउंट डेबिट, है ना, सेल अकाउंट डेबिट, है ना। सेल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगी? 5 लाख रुपए की, है ना। और इससे मैंने बोला टू, जैसे लेट सपोज मैं ये बेचता हूँ सामान राम को, नहीं राम नहीं, अब हम इसमें चेंज कर लेते हैं टू रमन। ठीक है, रमन ना, तो ये मैंने रमन को सामान बेचा। तो अब मेरी ट्रायल बैलेंस की पोजीशन देखो आप। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की वापस से पोजीशन देखो आप, क्या बनती है पोजीशन? अब पोजीशन बनेगी सेल, एक्चुअल में ओहो गलत एंट्री डल गई है। तो ये तो रमन को मैंने सेल करा, तो एंट्री होगी रमन अकाउंट डेबिट ना, रमन अकाउंट डेबिट। ठीक है, रमन अकाउंट डेबिट कितने? 5 लाख रुपए टू सेल, है ना, टू सेल अकाउंट। ठीक है, टू सेल ना, टू सेल, है ना। तो 5 लाख रुपए हो गया ये आप समझो ऐसे। तो अब देखो रमन, रमन कितने हैं? रमन का जो अकाउंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 5 लाख रुपए, और मैंने बोला सेल का जो अमाउंट आ रहा होगा 5 लाख रुपए। तो अब जो मेरी रिवाइज ट्रायल बैलेंस की पोजीशन आ रही होगी ना, वो आ रही होगी, ये सिंपल मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस आप ये समझ लो कुछ नहीं किया मैंने, बस सेल की एंट्री चढ़ा दी ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो अब हमारा अपडेटेड ट्रायल बैलेंस ये वाला है। अब आप समझो कि ये जो रमन को पैसा लेना था मुझे, ये बेड डेट्स हो गया। अब बेड डेट क्या होता है? मेरा खर्चा। बेड डेट मतलब ये रमन मुझे पैसा नहीं देने वाला, अब ये पैसा नहीं देगा, तो रमन की अब क्या एंट्री होगी? मैंने बोला बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, बेड डेट अकाउंट डेबिट ना, बेड डेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, है ना। अच्छा जी, अब मैंने बोला कौन नहीं पैसा देगा मुझे? तो मैंने बोला रमन पैसा नहीं देगा, तो टू रमन अकाउंट। ठीक है सर, मैंने बोला ये तो मुझे बंदा पैसा ही नहीं देगा, ऑब्वियस ही बात है ना, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। तो मैंने क्या बोला? ये रमन तो मुझे पैसा ही नहीं देगा, तो अब मैंने बोला एंट्री क्या हुई? बेड डेट टू रमन। अब आप समझो, अब ये जो बेड डेट है ये कहाँ जाएगा? ये मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, टू बेड डेट्स, है ना, ऑब्वियस ही बात है ना, टू बेड डेट। अगर यही मान लो, अगर आप ये क्वेश्चन, मेरी एंट्री क्या हुई? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमन और प्रॉफिट एंड लॉस टू बेड डेट। ठीक है, अब आप लेकिन समझो थोड़ा सा, अब इसमें चेंज करते हैं अपन। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल चीज़। तो 5, अगर मान लो बेड डेट्स हो गए मेरे 5 लाख रुपए ना, तो मैंने बोला 5 लाख रुपए की एंट्री डाल दी मैंने। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस टू बेड डेट, ये तो मेरी नॉर्मल एंट्री। अगर मान लो मेरी एक पॉलिसी है कि मैं जितने भी डेटर्स होते हैं ना, उसका मैं प्रोविजन बनाता हूँ अबाउट, मतलब जैसे लेट सपोज, मेरे कहने का क्या मतलब है कि मेरी ये पॉलिसी है, मेरी क्या पॉलिसी है? मेरी ये पॉलिसी है कि मैं जितने भी मेरे डेटर्स होते हैं उसमें उसका 5% मैं प्रोविजन बनाता हूँ। तो उसका क्या मतलब हुआ? तो मैं क्या करता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस में एक खर्चा बुक करता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं क्या करता हूँ? एक मिनट रुको, आप मैं समझाता हूँ। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ना, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, चलो
ये क्या है मेरा, ये प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान, अब बड़ा ध्यान से चाहिए क्योंकि अब नॉमेनक्लेचर क्या होना है, सेम होने वाला है। तो अब आपने क्या किया, टू प्रोविजन, ठीक है, ये क्या होगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ना, ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में, ये वाला जो नीचे आइटम जो है ना, ये जो नीचे मैं अभी हेड बना रहा हूँ, तो ये जाएगा मेरा बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में। तो मेरी क्या पॉलिसी है, लेट सपोज मेरी ये पॉलिसी है कि मैं जितना भी सेल होती है ना, मतलब जितना भी क्रेडिट सेल करता हूँ ना, मैं उसका मतलब जैसे रमन को मैंने 5 लाख, इसका मैंने 5% क्या है प्रोविजन बना रखा है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, जब ये प्रोविजन बनता है तो प्रोविजन की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट होता है एक तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मतलब एंट्री क्या होगी, ये वाला जो ऊपर वाला हेड है ना, ये तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मतलब एंट्री क्या होगी उस समय, जब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, टू ये वाला हेड, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है। मैंने बोला ये कितने, ये तो मतलब ये तो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो जब प्रोविजन बनता है ना, तो प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, मैंने बोला खर्चा डेबिट होता है, और वो मेरी क्या हो जाती है, एक तरीके से बैलेंस शीट में एसेट में से कम होगा, लाइबिलिटी तो नहीं बोलूँगा इसे मैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, ये जो 25,000 रुपये है ना, इसकी मैं प्रेजेंटेशन समझाता हूँ आपको। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 25,000 रुपये का पहले खर्चा बुक हो गया, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया, मतलब एक मैंने प्रोविजन बनाया। अब आप समझो बैलेंस शीट में क्या इसकी प्रेजेंटेशन हो रही है, ये जो बेड डेट्स हो गया ना, अब ये क्या होगा, रमन का जो अकाउंट है ना, रमन का जो अकाउंट है उसमें से ये 25,000 रुपये ना माइनस होकर शो होगा। मतलब एक तरीके से क्या हुआ, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस है रमन का 5 लाख रुपये। तो मैंने क्या किया, दोनों नॉक ऑफ कर दिया, तो ये बन जाता है 4,75,000 रुपये। तो जो मेरा ट्रायल बैलेंस में जो नेट बैलेंस आएगा ना, मतलब प्रोविजन फॉर ये जो है ना, ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये मैंने बताया ना बैलेंस शीट में जाता है, ऊपर वाला प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, नीचे वाला बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अब जो मेरी ट्रायल की जो रिवाइज पोजीशन होगी ना, वो क्या होगी, ये जो 25,000 रुपये का जो मैंने प्रोविजन बनाया, ठीक है, 25,000 रुपये का जो मैंने प्रोविजन बनाया, ये मैंने यहाँ से नॉक ऑफ कर दिया, ये आप देखो है ना। तो ये 25,000 रुपये का जो मेरा प्रोविजन है, ये मैंने यहाँ से नॉक ऑफ कर दिया। अब आप समझो, लेकिन अब आप अगर ध्यान से समझो तो एक मिनट को, तो ये मेरा 25,000 रुपये का मतलब प्रोविजन जो था ना, वो मैंने उससे नॉट ऑफ कर दिया। अब मेरा कहना क्या है, मतलब होता क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंट्री होती है प्रोविजन अकाउंट डेबिट, ये पहला वाला प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, दूसरे वाला बैलेंस शीट में से एसेट में से कम होकर शो होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने बोला, अब मान लो बेड डेट्स हो गया रमन का कितना बेड डेट हो गया, रमन का बेड डेट हो गया लेट सपोज 50,000 रुपये बेड डेट हो गया। अब मैंने बोला, अब मेरे पास जो प्रोविजन बना हुआ है, प्रोविजन जो बना हुआ है वो 25,000 रुपये का बना हुआ है। तो ये जो बेड डेट्स होगा ना, पहले मैंने क्या बताया था, ये सीधा जाता था प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर आपको पहले पता हो तो ये क्या जाता था, बेड डेट सीधा जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस टू बेड डेट। लेकिन अब मेरे पास प्रोविजन बना हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, मैंने बोला ये जो प्रोविजन जो बना हुआ है ना, जो बैलेंस शीट में एसेट में से कम होकर शो हो रहा है, इससे मैं क्या करूंगा, पहले डेबिट करूंगा, जितना इसमें बैलेंस बचा होगा उतना उसमें डेबिट करूंगा। अब इसमें बैलेंस कितना है, इसमें तो सिर्फ 25,000 रुपये का ही बैलेंस है, तो इतना तो मैं 25,000 रुपये इसमें से यूटिलाइज कर लूंगा। अब जो उसके ओवर एंड अबव बेड डेट है, मतलब 50,000 रुपये का टोटल बेड डेट है, 25,000 रुपये तो मैं इसमें से यूटिलाइज कर लूंगा, और जो बाकी जो बचा ना, वो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है, कॉन्सेप्ट ये समझना है कि अगर मेरे पास प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है, और जो बेड डेट है वो अगर उतने जगह मान लो प्रोविजन फॉर बेड डेट डाउटफुल है 25,000 रुपये, बेड डेट मेरा एक्चुअल है 50,000 रुपये, तो मैंने बोला जितना प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट है मेरे पास बना हुआ, पहले तो उसे मैं डेबिट मारूंगा, उतना जितना अमाउंट पड़ा हुआ है। अब बेड डेट जितना एक्सेस है इन ओवर एंड अबव द प्रोविजन, तो उतना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा। मतलब ये तो देखो ना, ये तो मेरा बैलेंस शीट में हो गया एडजस्ट, ठीक है, बैलेंस शीट में से देखो ना, बैलेंस शीट में एडजस्ट हो गया, तो बैलेंस शीट में एडजस्ट हो गया। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में गया ना, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में गया, और टू बेड डेट्स, ठीक है, टू बेड डेट। मतलब फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये है दोनों में, फ़र्क सिंपल सी ये बात है, जब अगर मैं सिंपल बेड डेट वाला फार्मूला अपनाऊं, मतलब एंट्री क्या होगी, बेड डेट्स को टू राम, तो फिर इसका इफेक्ट आ जाएगा सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब अगर मैं प्रोविजन नहीं बनाता तो जो बेड डेट्स होता है ना, वो मेरा सीधा सीधा खर्चा होता है। लेकिन अगर मैं प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट बनाता हूँ, तो जो मैं प्रोविजन बनाता हूँ पहले, तो वो खर्चा होता है, फिर जो एक्चुअल बेड डेट होता है ना, इन एक्सेस ऑफ दिस प्रोविजन, वो मेरा खर्चा होगा। मतलब टोटल बेड डेट्स नहीं खर्चा होगा, बेड डेट्स इन एक्सेस ऑफ दिस प्रोविजन विल बी माई एक्सपेंस। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको माइंड में एकदम बसा लेना है, तो ये आपका चीज़ें हो जाती है। अब आप समझो एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर। अब आप समझो, इसके लिए मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो अब इसके लिए आप देखो ना, लेट सपोज मेरे पास ओपनिंग जो इन्वेंट्री थी, ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी ही थी, मेरे पास 1 लाख रुपीज़ की थी ओपनिंग जो इन्वेंट्री थी, वो 1 लाख रुपीज़ की थी, है ना। परचेजेस जो थी परचेज, है ना, तो परचेज जो थी मेरे पास वो थी, लेट सपोज मैंने 2 लाख रुपए की परचेजेस थी। तो मेरी जो ट्रायल बैलेंस की पोजीशन आप समझो क्या, मेरी ट्रायल बैलेंस की पोजीशन होगी ओपनिंग, है ना,
ओपनिंग हो गया, ओपनिंग कितना 8 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा 8 लाख रुपए की है ना, और परचेजेस कितनी हो रही 2 लाख रुपए। अब आपको ट्रायल बैलेंस समझना है बस, ठीक है। ओपनिंग परचेज कितनी 2 लाख रुपए। अब आपको है ना ये चीज़ समझ ली। फिर आप समझो कि ये जो मेरी परचेजेस थी, ये मान लो लेट सपोज क्रेडिट परचेजेस थी, और किसने मुझे सामान दिया था, ये लेट सपोज नमन ने मुझे सामान दिया था, तो मेरी लाइबिलिटी भी आ रही होगी ट्रायल बैलेंस में। ऑब्वियस सी बात है ना, जब मैंने माल परचेज किया होगा उसकी पेमेंट नहीं करी अभी तक, ठीक है, तो ये 3 लाख रुपए मेरी लाइबिलिटी आ रही होगी, है ना। तो ये आपकी ट्रायल बैलेंस की अभी तक की पोजीशन है, ठीक है। अब मान लो आपकी जो, अब क्या होता है इसमें से आपने सेल भी करा, सेल कितने यहाँ सामान किया, तो मैंने बोला 50,000 रुपये का आपने सेल किया सामान, ठीक है। और इसमें से एबनॉर्मल लॉस जो हुआ ना, एबनॉर्मल लॉस मतलब फायर की वजह से एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया 10,000 रुपये का। तो इसका मतलब जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है ना, है ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, मैंने बोला ऑब्वियस सी बात है, इतने ही परचेजेस थी, इतने ही टोटल परचेजेस थी, सेल इतने ही, मतलब सेल क्या है, ये एक्चुअल सेल का अमाउंट नहीं है, सेल में से प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया ना वो है, ठीक है। ये एक्चुअल सेल थोड़ी ना है, आपको बताया ना मैंने ये वाला लॉजिक, तो ठीक है, माइनस कर दे एबनॉर्मल लॉस, है ना। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, तो ये 2,40,000 रुपये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा। अब आप समझो इसकी क्या इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि अब मैं अपनी परचेजेस को कम करूँ। आप ये मान लो सेल जो थी ना, ये मान लो आप ये मान लो लाख रुपए की, बड़ी कम हो जाएगी नहीं तो सेल ना, तो ये मान लो 1,90,000 रुपये का स्टॉक आ रहा होगा मेरे पास। अब मैंने बोला अब देखो मैं तो इस चीज़ को तो मैं माइंड में रखता ही नहीं ना, ये तो मेरी चीज़ है ही नहीं, ये तो मुझे सेल की अलग एंट्री हुई होगी। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब आप समझो कि अब आपको क्लोजिंग स्टॉक लाना है ट्रायल बैलेंस के अंदर, कितने रुपये का लाना है, आपको लाना है 1,90,000 रुपया। तो आप क्या डालोगे एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, है ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 1,90,000 रुपये से, है ना। 1,90,000 रुपये से आपने एंट्री डाली, है ना। और आप क्या करोगे 2 परचेजेस, ठीक है, 2 परचेज आपको आप क्या करोगे, अपने परचेज का खर्चा कम कर दोगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या करोगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 परचेजेस, तो मैंने बोला परचेज का आपका खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपका एक नया एसेट आ जाएगा जिसका नाम हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका, देखो नमन से तो आपने कितनी परचेज करी थी 3 लाख रुपए ही ना टोटल, ये तो 3 लाख रुपए ही रहेगा ना, है ना। तो ये 2, है ना, तो आप यहाँ पे देखो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा आपका वो आ जाएगा 1,90,000 रुपये। तो आपकी अब ट्रायल बैलेंस की ये पोजीशन बन रही है ना। अगर आप देखो तो ट्रायल बैलेंस की क्या पोजीशन बन रही है, ये बन रही है। तो आपका देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो खर्चा गया ना, वो इतना खर्चा चला गया 1,10,000 रुपये। अगर आप देखो ये मैंने बताया था आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये अमाउंट, तो ये कितना अमाउंट है, तो ये मेरा चला गया सम ऑफ दिस, मतलब इतना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा आ गया। अब मैंने बोला लेकिन ये जो 10,000 रुपये है ना, ये तो एबनॉर्मल खर्चा है, मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं बनना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का पार्ट बनना चाहिए। ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं बनना चाहिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने परचेज के खर्चे को कम कर दूंगा। तो मैं एंट्री, अब देखो अब एबनॉर्मल लॉस मुझे हटाना है, और उसे मुझे कहाँ डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। एबनॉर्मल लॉस मुझे कहाँ से हटाना है, ट्रेडिंग अकाउंट से हटाना है, ठीक है। तो अब जो मेरा एक्चुअल में खर्चा आ रहा है अभी 1,10,000 रुपये, और मुझे खर्चा कितना लाना है, सिर्फ 8 लाख रुपये, जो कि मेरी एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब परचेज के खर्चे को क्या करना है, परचेज के खर्चे को मुझे कम करना है। तो मैं क्या करूँगा, परचेज के खर्चे को कम करूँगा और ये अमाउंट का डाल दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, मैंने बोला ये अमाउंट चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, है ना। अच्छा 2 परचेजेस, मतलब मैं अपने क्या करूँगा, परचेजेस के खर्चे को कम कर दूंगा, परचेज के खर्चे को मैं 10,000 रुपये से कम कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा जो परचेज का खर्चा होगा ना, वो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये कम जाएगा, और वो अमाउंट क्या चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। बस ये कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मल लॉस का, मतलब फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ऊपर परचेजेस में से माइनस करा और वो नीचे खर्चा डाल देना है। बस क्या करना, ऊपर परचेजेस में से माइनस करना है और वो नीचे खर्चा डाल देना है। मतलब आप समझो, अगर आप देखो ना ट्रेडिंग अकाउंट ना, अगर मैं आपको दिखाते हुए बताऊँ ट्रेडिंग अकाउंट ना, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट ना, अब देखो आप ध्यान से समझना। तो मैंने बोला 2 ओपनिंग और 2 परचेजेस आ रहा है। तो अब मैंने क्या किया, अगर आप तो देख लो एबनॉर्मल लॉस है ना कोई भी, तो एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट है, मैंने बोला यहाँ से आपको माइनस करना है, यहाँ से आपको माइनस इसलिए करना है ताकि आपकी ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी नजर आए। और जो अब यहाँ पे माइनस किया, अब आपको क्या करना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे ऐड कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या करना है, 2 एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, 2 एबनॉर्मल लॉस, मतलब आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में से हटाना हो जाए। तो ये 10,000 रुपये आपने यहाँ पे डाल दिया, मतलब पहले क्या आ रहा था, ये क्या आ रहा था, पहले ऐसे आ रहा था, ये 0 आ रहा था। अब मैंने क्या किया, ये यहाँ से हटाया और ये यहाँ पे डाल दिया, बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, ये भी समझ आ गया होगा आपको,
ऐसा ही ट्रीटमेंट सिमिलर किसका होता है, लेट सपोज मैं सैंपल पे माल दे देता हूँ अपना, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक उसकी वजह से कम आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली बात है जो मेरा खर्चा हुआ होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा आ रहा होगा। लेट सपोज अगर मान लो ये एबनॉर्मल लॉस की वजह से क्या होता है, ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, मैंने बोला ये सैंपल दिया मैंने 10,000 रुपये का, तो ये मान लो अगर ये सैंपल होता तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो ऑब्वियसली बात है कम ही आता, तो इसकी वजह से मेरा खर्चा क्या होता, ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा आ रहा होता, तो पोजीशन यही होती, तो ये 10,000 रुपये ये आ गया है ना, तो ये मेरा ये आ रहा होगा। अब लेकिन मैंने बोला ये सैंपल क्या है, सैंपल जो होता है ना, सैंपल जो है मेरा अदर एक्सपेंसेस है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस है, ना कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है। तो मुझे क्या करना है, ये खर्चा यहाँ से हटाना है, मतलब परचेजेस में से हटाया मैंने 10,000 रुपये, तो मतलब एंट्री क्या हो रही, मतलब मैं परचेज को कम कर रहा हूँ, तो परचेज को कम किया तो मैंने एंट्री डाली परचेजेस टू परचेजेस, ठीक है, परचेज को कम करना है, परचेज हैव ए डेबिट बैलेंस, और कम करना है अगर डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो एंट्री होगी सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और ये सैंपल अकाउंट जो अब डेबिट बैलेंस आ रहा है ये मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दूंगा, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैंपल। तो आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैंपल, है ना, ये आपकी जर्नल एंट्री हुई, तो आप देखो तो ये 10,000 रुपये यहाँ पे आ गए। तो मतलब ये सिमिलरली एंट्री कुछ नहीं है। अब बस अब आप ये समझो अगर आप डोनेशन करते तो डोनेशन क्या होता, आपकी क्लोजिंग स्टॉक तो कम हो जाता डोनेशन की वजह से, ठीक है, लेकिन आपका वो खर्चा क्या हुआ था, ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा होता। अगर आपको वो हटाना है तो आप क्या करो, परचेजेस को क्रेडिट करो, डोनेशन को डेबिट करो, फिर ये डोनेशन को क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री हो जाएगी, पहले एंट्री होगी डोनेशन टू परचेजेस, फिर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस टू डोनेशन, ठीक है ना। तो मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कुछ नहीं है, यहाँ से हटा के यहाँ पे डालना है, बस दो चीज़ें, ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया।